एक गांव में कालू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो गरीब था और उसकी एक बेटी भी थी जिसे वह पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करता था। और उसी गांव में सेठ धनाराम रहा करता था। शेर धनाराम जमींदार था और वह गरीब किसानों को लूटा था। वह उनसे पहले तो कर्ज के बदले में जमीन ले लेता था और उसे जमीन पर वह किसानों को खेती करने देता, लेकिन खेती में से सारी फसल वह ही ले लेता था। इस वजह से पूरा गाँव ही परेशान था। हे भगवान, इस जमींदार का कुछ तो करो। हम पूरी मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसे मेहनत का पूरा फल मिलता ही नहीं है। यह जमींदार हमें लूट लेता है। चिंता मत करो भाई, भगवान इस जमींदार को ऐसा सबक सिखाएंगे कि यह जिंदगी भर याद रखेगा बेईमानी का अंत बुरा ही होता है। तुम चिंता मत करो, अब हम कर भी क्या सकते हैं। हमें पैसों की जरूरत थी तो उसने हमारी मदद की और हम पैसे वापस नहीं लौट सके तो उसने जमीन रख ली। उसने क्या बात है, लेकिन यह बात गलत है कि वह अनाज की आधी से ज्यादा फसल खुद ही रख लेता है, फिर हमारे हाथ में तो कुछ आता ही नहीं है। सुनो बेटा, अब मुझे लगता है तुम्हें अच्छी पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहिए। मेरे पास भी ठीक ठाक पैसे इकट्ठा हो गए हैं और मैं कुछ पैसे और कमा लूंगा। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके आ जाओ। जी पिताजी, जैसा आप ठीक समझो, मैं शहर में पढ़ने के लिए चली जाऊंगी, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे आपकी चिंता होती है, आपका ख्याल कौन रखेगा? आप अकेले कैसे रहोगे? मेरी पढ़ाई तो होती रहेगी, मुझे तो आपकी फिक्र है। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है और तुम पूरी उम्र तो वहाँ पर रहने वाली हो नहीं। अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाना और मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला अपना ख्याल रख सकता हूँ। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। कालू की बेटी लक्ष्मी कालू को बहुत समझता है, लेकिन कालू लक्ष्मी को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीते हैं। एक दिन जमींदार धनराज का आदमी धनराज के पास आता है और कहता है, जमींदार की इस बार तो लोगों को अच्छी फसल हुई और हमें भी अच्छा मुनाफा हुआ है। आपको मान गए, सही में आप बुद्धिमान हो। इन गरीब लोगों को समझ में ही नहीं आता है और आप पूरी की पूरी फसल रख लेते हो। ऐसे ही मैं जमींदार थोड़ी ना बना हूँ, बुद्धि तो है, इसलिए जमींदार बना हूँ। और हाँ, बार बार चिल्लाओ मत, अब तुम चले जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीते हैं और एक दिन जमींदार के पास गांव का एक व्यक्ति आता है और कहता है, जमींदार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मेरी सारी अनाज की बोरियां रखा ली। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई क्या? देखो जमींदार, तुम बड़े आदमी हो और मैं गरीब, मुझे मेरी मेहनत की कमाई दे दो। मैं खेती करने के लिए अपनी गाय बेच दी थी और तुम अब ऐसा कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। जमींदार, तुमने सही तो सुना है, मैं ही वह अनाज की बोरियां लाने को कहा था और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि जो भी फसल होगी उसका आधा आधा हिस्सा होगा, और मैं मेरी फसल का आधा हिस्सा लेकर आ गया। इसमें मैंने क्या गलतियां? और तुमने फसल लगाई अपने नियत की वजह से, अपने लालच की वजह से। इसमें मैं क्या करूं? मेरी जमीन है और फिर भी मैं मेरा हक का अनाज लिया है और तुम फिर भी मुझे पर चिल्ला रहे हो। यह क्या कह रहे हो? तुमने कहां पर आधी फसल छोड़ी? तुम तो सिर्फ भूसा भूसा पीछे छोड़कर आ गए और सारा अनाज अपने घर पर ले आए। इसमें कौन सा न्याय हुआ? बात तो आधी फसल की हुई थी और तुम तो पूरी ही फसल ले आए। वाकई में तुम हो तो बेवकूफी। मैंने कहा था ना कि आधी फसल में रखूंगा और आधी तुम, और वादे के हिसाब से मैंने ऊपर की फसल रख ली और तुम्हारे लिए नीचे की फसल छोड़ दी, और यही तो था मेरा हिसाब। अब और तुम्हें क्या चाहिए? तुमको मैंने यह तो नहीं कहा था ना कि सारे अनाज जब मंडी पर जाएगा तब हम आधा आधा करेंगे। मैं तो यह कहा था कि फसल आधी आधी करेंगे। तो सीधी सी बात है कि मैं ऊपर या नीचे में से कोई सा भी हिस्सा रख सकता हूं, और तुम्हारा एग्रीमेंट भी मैंने साइन करवाया था, तो मैं याद ही होगा। अच्छा, तो यह चाल थी तुम्हारी गरीब व्यक्ति को लूटने की? तुम्हारे जितना नीचे और गिरा हुआ व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुमको मेरी फसल की आधी कमाई देने का वादा किया, फिर भी तुम नहीं माने। तुमने सारी की सारी फसल ही रख ली। एक बात तुम याद रखना, तुम हम गरीबों को लुटो सकते हो लेकिन भगवान तुम्हें जरूर न्याय देंगे, तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। बस तुम उसे समय का इंतजार करो। अब तुम इसे चला कहो या कुछ भी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो फसल की बुवाई करो, नहीं तो मुझे तुम जैसों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे बहुत ताते रहते हैं। अगर तुम सही से बात करते तो शायद मैं तुम पर रहम खाकर थोड़ा बहुत पैसा या अनाज दे भी सकता था। मुझे तुम्हारी रहम नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हारे यहाँ से इतना सही अनाज नहीं लेकर जाऊंगा तो भूख नहीं मारूंगा, यह तुम सोच रहे हो तो तुम बहुत ही गलत हो। हमें तो जिसे यहाँ पर भेजा है वह हमारे भोजन का इंतजाम कहीं ना कहीं से तो कर ही लगा, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम्हारा भला कभी नहीं हो पाएगा। अभी तक मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा था, तो यह मत समझा कि मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा और मैं गलती में हूं तो चुपचाप मेरी बात सुन, यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। और रही बात मेरी, तो तेरे कहने से कुछ नहीं होता है। मेरी मेहनत करूंगा तो पैसे अपने आप कमा लूंगा और मेरा भला पैसे कमा लूंगा तो हो ही जाएगा।
जमींदार उसे व्यक्ति को वहां से भगा देता है और फिर कुछ दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। एक दिन कालू सोचता है, अब घर पर अकेले बैठे बैठे तो मैं बोर हो जाता हूँ और मुझे लगता है अब मुझे कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। मेरी बेटी भी आप पढ़कर वापस आने ही वाली है, तब तक मैं कोई छोटा मोटा खेत में काम कर लेता हूँ जिससे अच्छी कमाई हो जाएगी और फिर मेरी बेटी आने के बाद में तो मुझे वहाँ काम करने देगी नहीं। मुझे यह ही सही लगता है। मुझे लगता है कि मुझे जमींदार के पास जाकर थोड़ी सी जमीन बहाई के लिए ले लेनी चाहिए और अगर अच्छी फसल हुई तो मुझे मुनाफा भी अच्छा हो जाएगा। वैसे भी घर पर मैं करता ही क्या हूँ, सारा दिन तो सोता ही रहता। नमस्कार जमींदार की, मुझे आपसे कुछ काम था। आपको तो पता ही है कि अब खेती का समय है और मैं आपसे इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। अच्छा, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हें भी मुझे लगता है खत ही चाहिए, लेकिन देखो भाई, तुम्हें खत देख सकता हूं पर मेरी एक शर्त है, वह तुम्हें मानी होगी। क्या तुम वह शर्त करने के लिए तैयार हो? हाँ, आपने सही समझा, मुझे खेत ही चाहिए। वैसे भी मैं घर पर कुछ काम करता नहीं हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत खेती ही कर लूँ। और रही बात शर्त की, तो आप मुझे बताओ तो सही, तभी तो मुझे पता चलेगा। ऐसे ही तो मैं कैसे पता लगाऊं कि आप कौन सी शर्त की बात कर रहे हो? मेरी शर्त यह है भाई जी, जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और फिर बाद में मुझे कोई भी तो तड़प नहीं चाहिए। जो है वह मैं अभी तुम्हें क्लियर बता देता हूं। अगर तुम्हें खेती करनी है तो आधी फसल मुझे देनी होगी और आधी फसल तुम रख लेना। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो मैं अभी पेपर मंगवाता हूं और तुम्हारे साथ पूरा एग्रीमेंट कर लेता हूं। उसके बाद तुम आराम से वहां पर खेती कर सकते हो। ठीक है जमींदार जी, मैं तुम्हें आधी फसल देने के लिए तैयार हूँ, आप चिंता मत करो। वैसे भी मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता। खेती करूँगा तो मन भी लगा रहेगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। देखो भाई, अभी मैं तुमसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया है और मुझे आधी फसल ही चाहिए। दूसरे लोगों की तरह अगर तुम आनाकानी करोगे और फिर मुझे खुश हो गए तो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने एक बार आपको कह दिया ना कि अगर कुछ भी हो जाए मैं मेरी जबान से वापस नहीं मुकरूंगा। मैं आपको फसल में से आता हिस्सा दे देने के लिए तैयार हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, बस मुझे भी यही चाहिए था। तुम ईमानदार व्यक्ति हो, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मुझे अब तुमसे और कोई काम नहीं है। जो काम था वह मैंने कर लिया और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कालू वहां से चला जाता है। कालू दिन रात एक करके अच्छी फसल उगाता है और वह गेहूं की फसल उगाता है और उसे बहुत ही खुशी होती है। वह मन ही मन खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने बहुत सारी मेहनत के साथ बहुत सारा अनाज उगा लिया था और अनाज की बोरियां भी भर ली थी। हे भगवान, वाकई में तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छी फसल दी। मैंने सोचा था कि थोड़ी बहुत फसल हो जाएगी, लेकिन इतनी फसल होगी या मैं नहीं सोचा था। आपने तो वाकई में बहुत ही अच्छी फसल करवा दी। अब मेरे पास थोड़ा बहुत धन इकट्ठा हो जाएगा, मुझे बहुत ही खुशी है। जमींदार जी, इस बार तो कालू के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। अब मुझे लगता है हमें उनके पास जाना चाहिए और हमारी फसल लेकर आनी चाहिए। ये तो तुमने बड़ी ही अच्छी बात बताई है। उस कालू को लगता है कि वो मुझसे आधी फसल ले लेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे हाथ तो कुछ आने वाला नहीं है और बड़ा होशियार बन रहा था। घर बैठा हूँ, पैसे ही कमा लेता हूँ। उसे नहीं पता कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है और वह भी मेरी ही खेती करके मुझसे ही आधी फसल लेने की फिराक में था। लेकिन उसे झटका तो तब लगेगा जब मैं उसकी सारी फसल ले आऊंगा। फिर जमींदार कालू के पास जाता है और कहता है, सुनो भाई कालू, यह सारी फसल तुम मेरे घर पर हुआ देना और तुमने तो बड़ी ही अच्छी फसल उगाई है। शुक्रिया सेठ जी, आपने मेरे काम की तारीफ की और मैं आपकी आधी फसल आज शाम को ही आपके घर पर पहुंचा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। हमारे खेत में कुल 50 बोरी गेहूं हुए हैं और मैं 25 बोरी गेहूं आपके घर शाम तक पहुंचा दूंगा। कालू, या तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें होश भी है क्या? तुम 50 मैसेज सिर्फ 25 ही बोरियां क्यों पहुंचाओगे? तुम्हें नहीं मालूम है क्या हमारी बात यह हुई थी कि फसल का आधा हिस्सा तुम रखोगे और आधा हिस्सा में? हाँ जमींदार जी, मैं सही तो कह रहा हूँ। आपने जिस हिसाब से बात की मैं भी उसी हिसाब से कह रहा हूँ। 50 बोरियां हुई थी तो 25 आपकी हुई और 25 मेरी, यही तो बात हुई थी ना। इसमें मैं आपको आधा हिस्सा ही तो दे रहा हूँ अब, और आपको क्या चाहिए?
देख कालू, मैंने तुझे साफ कहा था कि आधी फसल तेरी और आधी फसल मेरी, तो ऊपर की फसल में रखूंगा जो यह गेहूं की बोरियां है, और नीचे की फसल तू रख ले जो इस खेत में ही पड़ी है। मैंने आधी फसल की बात की थी और आधी फसल तू ले सकता है। ऊपर वाली फसल मेरी होगी और नीचे वाली फसल तेरी। नहीं, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। आप यह क्या कह रहे हो? अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा मत करो जमींदार जी, कुछ तो दया करो मेरे ऊपर। हाँ, यही चाल थी मेरी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं मेरे फसल की आधा हिस्सा जरूर लूंगा, और वही मैंने किया है। इसमें चला कौन सी? तुम्हें मैं 10 बार कहा था ना, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। सिर्फ कालू उसे कुछ नहीं का पता है, क्योंकि कालू ने पहले ही वादा किया था कि वह कुछ नहीं रहेगा और ना ही कोई विवाद करेगा। वह फसल का आधा हिस्सा जमींदार को देगा, और इस वजह से कालू कुछ नहीं कहता है और जमींदार सर गेहूं लेकर चला जाता है। कालू के पास एक भी गेहूं की बोरी नहीं बची थी। यह देखकर कालू बहुत ही दुखी होता है। वह दुखी मन से अपने घर जाता है और वही जमींदार बहुत ही खुश होता है। देखा तुम लोगों ने किस तरह से मैं कालू से पैसे हड़प लिए। वो अपने आप को कितना होशियार समझ रहा है। इसने सोचा कि वो मेरी जमीन से पैसा कमाकर मौज करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसका पाल किस पद है। वह जिंदगी भर मुझे याद रखेगा। कालू घर पर जाकर उदास होकर बैठ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, इस जमींदार ने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। मैं इसे क्या समझ रहा था, यह क्या निकला। इसने तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मैं घर पर बैठा रहता तो भी कोई गम नहीं होता। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस जमींदार ने मेरी सारी मेहनत का फल ले लिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और थोड़े दिनों बाद में लक्ष्मी शहर से पढ़ाई करके वापस आ गई थी। अरे लक्ष्मी बेटा, किसी हो तुम? अब मैं तुम्हें कभी भी मुझे से दूर नहीं भेजूंगा। आज तक मैंने कितनी मुश्किल से समय गुजारा था, तुम सोचा भी नहीं सकते। और पिताजी, मैं तो ठीक ही हूँ। आप क्या? मैं भी आपकी बिना खुश नहीं थी। अब मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी वहाँ पर बहुत ही आपको याद करती थी, और अब मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिलने वाली है, फिर आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मेहनत का तो क्या है बेटा, मैंने मेहनत की फिर भी मुझे तो फल ही नहीं मिला। तुम हमारे गांव के जमींदार को तो जानती ही होगी, वह किस तरह का है। मैं तो सोचता था कि वह बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह तो बहुत ही बड़ा निकला। उसने मेरे हक की सारी फसल ले ली। मैंने जो मेहनत की थी वह तो व्यर्थ ही गई। यह क्या कह रहे हो आप मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए। फिर कालू लक्ष्मी को सारी बातें बता देता है, जो उसके साथ हुआ था। लक्ष्मी सारी बातें सुनकर समझ आती है और अपने मन ही मन में एक योजना बना लेती है। वह कुछ दिनों बाद में जमींदार के पास जाती है और उनसे कहती है, सुनो जमींदार की, मुझे खेती करने के लिए जमीन चाहिए। मैं खेती करना चाहती हूँ। सुबह सुबह क्यों मजाक कर रही है? तू जा किसी और को पागल बना। तू लड़की है, या तुझे भी पता है, और आज तक किसी लड़की ने खेती नहीं की है, और तू खेती करेगी। मजाक मत कर। देखो सेठ, मुझे मजाक करने की आदत नहीं है, और ना ही मैं मजाक सुनना पसंद करती हूँ। तुम मुझे जमीन दे सकते हो या नहीं, बस इतना बता दो। दूसरा मुझे कुछ नहीं जानना है। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोलता है, अरे सेठ जी, यह तो अपने कालू की बेटी है लक्ष्मी, और या तो बाहर से पढ़ाई करके भी आई है। अच्छा, तो यह कालू की बेटी है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, फिर तुम्हें खेती करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ और लड़की हूँ, इससे तुम्हें क्या है? क्या कोई पढ़ी लिखी लड़की खेती नहीं कर सकती है? क्या एक लड़की तुम्हें लगता है खेती नहीं कर सकती? तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बस मुझे अपना खेत दे रहे हो या नहीं, या बता दो। मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मैं खेत तो दे सकता हूँ, लेकिन फसल का ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रख लेना। और अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें खत दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है और मैं आपका खेत इस साल लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप भी याद रखना, फसल का ऊपरी हिस्सा आपका होगा और निचला हिस्सा मेरा ही होगा। हाँ, मैं मेरी बात को याद ही रखूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। फिर जमींदार उससे कागजातों पर साइन करवा लेता है और फिर लक्ष्मी घर चली जाती है। लेकिन लक्ष्मी अपने पिता का सहारा लेती है और जमींदार के खेत में फसल उगाव देती है। अब फसल कटाई का समय आ चुका था और जमींदार अब सोता है। अब वह समय आ चुका है।
जब मुझे उसे कालू की बेटी लक्ष्मी को सबक सिखाना है। अपने आप को बड़ा ही होशियार समझ रही थी, लेकिन उसे नहीं मालूम कि व्यापारी का दिमाग होना चाहिए ना कि पढ़ाई। उसे आज पता चल जाएगा कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी नहीं होती है और पढ़ा लिखा आदमी भी बेवकूफ बन सकता है। उसने भी सभी किसानों की तरह अपने खेत में गेहूं ही पूरे होंगे चाहता हूं और सारी फसल लेकर आ जाता हूं। फिर जमींदार जाता है और जब जमींदार देखा है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। वह देखता है कि लक्ष्मी ने तो प्याज की खेती की है और अब उसे समझ में आ चुका था कि अब उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। लक्ष्मी जमींदार को देखते है तो कहती है, आई जमींदार जी, देखिए इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है और आपका जो ऊपर का हिस्सा है वह मैंने पहले ही अलग अलग करके रखा है, आप उसे ले जा सकते हैं। यह क्या कह रही हो तुमने तो मेरे साथ धोखा किया है। तुमने प्याज की खेती कर दी और सारा प्याज तुम रख लोगी तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। मैं सही तो कह रही हूँ, तुमने ही तो कहा था कि ऊपर का हिस्सा तुम रखोगे और नीचे की फसल का हिस्सा मैं रखेगी, तो अब ऊपर के हिस्से में जो तुम्हारे हिस्से में आता है वह तुम रख लो। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। फिर जमींदार कुछ कह नहीं पाता है, वह वहाँ से चुपचाप चला जाता है और घर जाकर उदास होकर बैठ जाता है। कुछ समय ऐसा ही भेजता है। थोड़े महीना में लक्ष्मी फिर से जमींदार के पास जाती है और कहती है, जमींदार की मुझे इस बार भी खेती करनी है, क्या आप मुझे अपनी जमीन फिर से दे सकते हैं? जमींदार गहरी सोच में पड़ जाता है। ठीक है, मेरी शर्त अगर तुम मान लोगी तो मैं तुम्हें खेत देने के लिए तैयार हूँ। हाँ बताइए तो सही, आपकी क्या शर्त है? मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इस बार मेरी शर्त यह है कि तुम जो भी खेती करोगी उसे फसल की ऊपर व नीचे की हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। और वह शर्त लक्ष्मी मान लेती है और इस बार लक्ष्मी गन्ने की खेती कर देती है। और जब यह पास जमींदार को पता चलती है तो जमींदार चौंक जाता है। जमींदार लक्ष्मी को अपने घर बुलाता है और कहता है, बस लक्ष्मी, बस अब मैं तुमसे और हारना नहीं चाहता। अब तुमसे हार मान लेता हूँ, लेकिन अब तुम मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति से कहीं गुना होशियार होता है। पैसा होने से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई भी करनी जरूरी है। और मैं यह भी मानता हूँ कि उन लोगों को कितना दुख हुआ होगा जिनको मैं बेवकूफ बनाया। आज मुझे यह एहसास हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे 2 बार बेवकूफ बनाया, तो मुझे जो दुख हुआ वह भी उन सबको दुख हुआ होगा। कासिम, ईमानदारी से ही काम करूंगा और किसी के साथ भी धोखा नहीं करूंगा। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। देखो जमींदार जी, मैं आपको यही महसूस करवाना चाहती थी कि किसी व्यक्ति को जब उसकी इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता है तो उसे कितना दुख होता है। और अब यह आपको एहसास हो चुका है तो मेरा काम पूरा हो गया। बेचारे गांव वाले इतनी मेहनत करते और जब उन्हें यह लगता कि अब उनके पास पैसे आने वाले हैं, तुम उन्हें बेवकूफ बना देते हैं, तो उन्हें कितना दुख होता था यह अब आपको पता चल गया होगा। उसके बाद जमींदार ईमानदारी से काम करने लग जाता है। वह किसी को भी खेत बुवाई के लिए दे देता था और बदले में थोड़ा सा अनाज लेता था। इस वजह से गांव वाले भी खुश थे और अब जमींदार भी ईमानदारी के रास्ते पर चलने लगा था।